नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस में। दोस्तों, आज की जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आया हूँ यकीनन बहुत ही शानदार कहानी है, जिसका नाम है पूस की रात, ऑन अ विंटर नाइट। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई ये बहुत ही मार्मिक कहानी है। मुंशी प्रेमचंद सदैव से जो है दबे तपते गरीबों के दर्द को जो है अपनी कहानियों में बयां करते हैं। किस प्रकार से जमींदारों द्वारा गरीबों पर अत्याचार किया जाता है, इन सभी कृत्यों को लिखने के लिए मुंशी प्रेमचंद जाने जाते हैं। ये कहानी भी उसी कृत्य का एक हिस्सा है, जहां पर एक गरीब किसान की कहानी है यह पूस की रात, जहां पर इसमें मुख्य पात्र का नाम है हल्कू और जमींदार का नाम है सोहना। उसकी जो है पत्नी का नाम है हल्कू की मुन्नी, और उसके कुत्ते का नाम है झबरा। ये चार कैरेक्टर ही जो है इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले कहानी का मुख्य नायक हल्कू, कहानी का विलन कह सकते हैं, कहानी का जो है जमींदार सोहना, हल्कू की पत्नी मुन्नी और यहाँ हल्कू का कुत्ता झबरा। ये चार पात्र इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। यकीनन ये कहानी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की पृष्ठभूमि है सोहना हल्कू के घर पर आया है अपने पैसे उधार मांगने के लिए, और हल्कू अपनी पत्नी के पास गया है। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सोहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उससे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा। माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी, यानी माघ पूस की रात तथा ठंडी की रात कैसे कटेगी, उससे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया था। कंबल के बिना हार मतलब ठंडक में रात को किसी तरह सो नहीं सकता। मगर सोहना मानेगा नहीं, घुड़कियाँ जमाए गालियाँ देगा। बला से जाड़ों में मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम ढील लिए हुए, जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता है, स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनूं तो कौन सा उपाय करोगे। कोई खैरात दे देगा कंबल, कोई खैरात में दे देगा कंबल, ना जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती। मतलब ना जाने कितना कर्ज है जो किसी तरह चुकता ही नहीं। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर के काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए। मैं रुपए ना दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं, क्या गाली खाऊं। मुन्नी ने तड़प कर कहा, क्यों गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है। मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गईं। हल्कू से उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। मतलब ये तो सत्य था कि सोहना गाली देता, इसीलिए मुन्नी थोड़ा सा स्तंभ हो गई और आगे करा कि उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ में रख दिए। बोली, तुम छोड़ दो अब की से खेती, मजूरी में सुख से ही रोटी तो
एक रोटी तो खाने को मिलेगी। मतलब सोहना की जो खेती छोड़ दो, मजूरी करके सुख की हम एक रोटी तो खा सकते हैं। किसी की धौंस तो ना रहेगी, अच्छी खेती है। मजूरी करके लाओ और वह भी उसी में झोंक दो, उस पर धौंस भी सहो। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला गया, मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट कर 3 रुपये कंबल के लिए जमा किए थे। वह आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक पानी दीनता से भार से दबा जा रहा था। अब दूसरा देखिएगा चरण है। पूस की अंधेरी रात, आकाश में तारे भी ठिठुरते हुए मालूम हो रहे थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे, मतलब मंडई की बात कर रहा है, बाँस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े पड़ा काँप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी यानी उसका साथी कुत्ता झबरा पेट के मुंह डाले सर्दी से कू कू कर रहा था। दोनों में से कोई किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। हल्कू ने घुटनियों में गर्दन फुचकारते हुए कहा, क्यों झबरा, जाड़ा लग रहा है? कहता तो था घर में पुआल पर लेट रह, यहाँ क्यों आए थे? अब खाओ ठंड, मैं क्या करूं? जानते थे मैं हलवा पूरी खाने आ रहा हूं, दौड़े दौड़े आगे पीछे चले आए। अब रो नानी के नाम को। झबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कू कू दीर्घ बनाता हुआ कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंड जाओगे। हल्कू ने कहा झबरा से, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंड लग जाएगी। यह रांड पछुआ जाने कहाँ से बर्फ़ लिए आ रही है। उठूं फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिलम तो पी चुका। यह खेती का मज़ा है। और यह भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास भगवान करा कि और एक भगवान ऐसे लोग भी पड़े जिनके पास जाड़ा आए तो गर्मी से घबरा कर भाग जाए। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है जाड़े की गुजर हो जाए। कहने का तात्पर्य है कि वह जमींदार को कह रहा है कि जमींदार एक एक लोग दुनिया में ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा आए तो गर्मी देखकर ही भाग जाए, और हम लोग जो है ठंडी से मर रहे हैं। तकदीर की खूबी है, मजूरी हम करें और मज़ा दूसरे लूटें। हल्कू उठा, गड्ढे में से जरा सी आग निकाल कर चिलम भरी और झबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है क्या? हाँ, जरा मन बदल जाता है। जाड़ा तो जाता नहीं है, लेकिन जरा मन बदल जाता है। झबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा ना लगेगा। झबरा ने अपने पंजों उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांसें महसूस होने लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ भी हो, अब की सो जाऊंगा। पर एक भी क्षण उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता तो कभी उस करवट। जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसके छाती को दबाए हुए था। मतलब जाड़ा जाने का नाम नहीं ले रहा था। उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तर ना रहा गया तो उसने झबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपा कर उसमें अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे ना मिला था। झबरा शायद यह समझ रहा था कि यही स्वर्ग है, और हल्कू पवित्र आत्मा में तो कुत्ते के प्रति घृणा और गंध तक ना थी। कुत्ते से आने वाली गंध जो है हल्कू को बिल्कुल महसूस नहीं हो रही थी।
अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी इतनी तत्परता से गले ना लगाता हल्कू। वह अपनी दीनता से आहत ना था जिसने आज उसे इस दशा में पहुंचा दिया। मतलब कहने का है कि ये तो हल्कू का भाग्य था जिसने उसे इस दशा में पहुंचा दिया। नई इस अनोखी मैत्री ने जैसे आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे। मतलब जब उसे गले लगाया था झबरा को तो ऐसा लग रहा था कि वही उसका सबसे अच्छा मित्र है। उसका एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा झबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। वह विशेष आत्मीयता से उसने एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी। सहसा झबरा ने जो है अपने खेत में किसी जो है जानवर की जो है आवाज़ सुनी ना, तो करा कि जिससे उसके शरीर में देह में एक नई स्फूर्ति आ गई और वह हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। झपट कर उठा और छपरी के बाहर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार पुचकार के बुलाया, वह उसके पास ना आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ भूंकता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ कर्तव्य के हृदय अरमान भात उछल रहा था। एक घंटा गुजर गया। एक घंटा गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकना शुरू किया। करा कि रात ने शीत को हवा से धधकना शुरू किया, मतलब कि ठंडक में हवा चलना शुरू हो गई। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर किसी भी तरह से ठंड कम ना हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया। धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रही है। मतलब धमनियों में जो है खून की जगह बर्फ बह रहा हो ना। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सप्तर्षि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर आ जाएगा तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर से ऊपर रात है। अभी काफ़ी रात बची थी। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का एक बाग था। उसके खेत के बगल में करा कि गोली के टप्पे पर एक आम का बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं, उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियों को बटोरते देखा तो समझेगा कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा हो। मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। उसने पास के अरहर के खेत जाकर कई पौधे उखाड़ लिए। रहर के कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। हाथ में सुलगती हुई आग लिए बगीचे की तरफ चला। झबरा ने उसे आते देखा, पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियों को बटोरते और तापते हैं। टाटे हो जाएंगे फिर आकर सोएंगे। अभी तो बहुत रात है। झबरा ने कूं कूं कर सहमति प्रकट की और आगे और पीछे की ओर चलने लगा। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जा रहा था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे गिर रही थी। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में भी तो सुगंध आ रही है। झबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई। उसे चिचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का ढेर लग गया था।
हाथ ठिठुरे जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। ऐसा लग रहा था कि इसी अलाव में वह ठंड को जला के क्या कर देगा, भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलावा जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष के पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश के बगीचे में विशाल वृक्ष भी ऐसे मालूम होते थे मानो अथाह अंधकार को अपने सिर पर संभाले हो। अंधकार के उस अनंत सागर में प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतार कर बगल में दबा ली। अपनी जो ओढ़ा था उसको उठा के बगल में दबा ली। दोनों पांव फैला दिए मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में आए तो सो कर, जो तेरे जी में आए सो कर, मैं तो अब ठंड से बच जाऊंगा। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर विजयी गर्व को हृदय में छिपा न सका। कौन? हल्कू। जमी उसने झबरा से कहा, क्यों जब्बर, अब ठंड नहीं लग रही है? जब्बर ने कू कू करके मानो कहा, अब ठंड नहीं लग रही, अब ठंड ही नहीं रहेगी। पहले से यह उपाय ना सूझा, नहीं तो इतनी ठंड क्यों खाते? जब्बर ने पूंछ हिलाई। अच्छा आओ, इस अलाव को कूद कर पार करो, देखे कौन निकल जाता है। अगर जल गए बचा तो मैं दवा ना करूँगा। जब्बर ने उस अग्निराशि की ओर कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल ना कह देना कि लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ मैं उछला और उस अलाव के ऊपर साफ निकल गया। पैर में जरा लपट लगी पर वह कोई बात नहीं थी। जबरा आग के इर्द गिर्द घूमकर उसके पार खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। मैं फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थीं। बगीचे में फिर अंधेरा छा गया। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी जो हवा का झोंका जाने लगा पर जरा जाग उठती थी। मतलब हवा का झोंका मारता तो आग थोड़ी सी जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, ज्यों त्यों शीत बढ़ती जाती थी। आलस्य दबाए लेता था। झबरा का एक यहाँ पे झबरा जोर से भूंक कर खेतों की ओर भाग गया। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड खेत में आया है। शायद नील गायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाज़ें साफ साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चर रही हैं। उनके चबाने की आवाज़ चर चर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, झबरा के होते हुए जानवर खेत में नहीं आ सकता, नोच ही डालेगा। मुझे भ्रम हो रहा है। कहाँ, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे कैसा धोखा हुआ। उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई, झबरा, ओ झबरा। झबरा भूखता रहा, उसके पास ना आया। फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा ना दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। हल्कू को बहुत ठंड थी। कैसा दंदाया हुआ बैठा था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असहाय जान पड़ा। वह अपनी जगह से ना हिला। उसने जोर से आवाज़ लगाई,
ज़ोर से आवाज़ लगा, हिलो हिलो हिलो, मतलब भगाने लगा, हिलो 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 जानवरों को। जबरा फिर भूक रहा था। जानवर खेत चर रहे थे। फसल तैयार है। कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर इसका सर्वनाश किए डाले हैं। हल्कू पक्का इरादा करके बैठा। 2-3 कदम चला, पर फिर एकाएक हवा कस के ऐसा ठंड चुभने लगा कि बिच्छू के डंक के साथ झोंका लगा उसे। फिर वह बुझते हुए अलाव के पास बैठा और राख को कुरेदने अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़ डालता था। नील गायें खेत सफाया किए डालती थीं। हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। आक्राम्यता से रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। मतलब ठंडक और गर्मी का मोह उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़े सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तो चारों ओर धूप फैल गई थी। और मुन्नी की रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तुम खेत से होकर आ रही हो? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है क्या? तुम्हारे यहाँ मड़ैया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा। तुझे इस खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं नहीं जानता हूँ। दोनों फिर खेत के डांड पर आए, मेड़ पर आए और देखा तो सारा खेत रौदा पड़ा हुआ था। जबरा मड़ैया के नीचे चित्त लेटा हुआ था, मानो उसमें प्राण ही ना हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, फिर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। यहाँ से दोस्त ये कहानी, जिसका नाम है पूस की रात ऑन अ विंटर नाइट, समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी, आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि कहानी आपको अच्छी लगी और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए। मिलते हैं एक नई कहानी, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।